वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 164 है। यूपी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ये प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 164 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला या बैंगनी? देखिए, जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी ना, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये विवग्योर अगर आपने पढ़ा हो स्कूल में तो ठीक है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सर्वाधिक होती है, और इसी क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा रहता है। ठीक है, रेड, रेड के बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। सबसे कम है बैंगनी कलर की, यानी वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी। सबसे कम ही पूछा तो डी है इसका आंसर। सर्वाधिक पूछ लेता तो लाल कलर इसका आंसर हो जाता। देखिए, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वो सबसे अधिक होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से भोजन की विषाक्तता का कारण कौन है? इकोलाई, साल्मोनेमा बेसिलाई, सियोडोमोनास या कैंडिडा? भोजन में विषाक्तता, ई कोलाई तो पेट में पाया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है साल्मोनेला बेसिलाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भोजन विषाक्तता का कारण जो है वो साल्मोनेला बेसिलाई है। इसके अलावा स्टेफाइकोस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जैसे बैक्टीरिया भी भोजन को विषाक्त बना देते हैं। और विषाक्त भोजन अगर पेट में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, पेट दर्द का कारण बनेगा, लूज मोशन का कारण बनेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है? क्षमता नहीं रखता थैलेसीमिया के रोगों में। विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन? किसकी क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में जन्म के कुछ महीने बाद ही अत्यधिक अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है, और उसे जीवित रहने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है उस बच्चे को। अतः थैलेसीमिया के रोगी का जो शरीर है वो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो सी करेक्ट है। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में मानव का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलम्मा पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला वो मिला नर्मदा घाटी में। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी पर हथनौरा नामक स्थान से मिला, और यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। ठीक है, हथनौरा जो है पूरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? उसका नाम भी पूछ लेते हैं, तो बैरन है वो। यूपीएससी भी 2 बार प्रश्न कर चुकी है 2013 से। तो बैरन जो है वो है कहाँ पर? बैरन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ए है इसका आंसर। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बैरन आइलैंड नामक द्वीप जो कि भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कह लो अंग्रेजी में, एक्टिव वोल्केनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ए है इसका आंसर। नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है, ग्लेशियर से नहीं निकलती वो? यमुना, अलकनंदा, कोसी, भागीरथी? यमुना तो बंदरपूछ से निकलती है, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये तो निकलती है नहीं, अपने को बताना है। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी भी ग्लेशियर से निकलती हैं जो यमुना बनाती हैं देवप्रयाग में, गंगा बनाती है देवप्रयाग में, सॉरी। तो कोसी जो है वही हिमनद से नहीं निकलती, कोसी ही इसका आंसर है। देखिए, कोसी नदी का जो स्रोत है वो हिमनदों में नहीं है। यह नदी कौसानी की पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है, और उत्तराखंड के रामनगर में यह नदी मैदान में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, पहाड़ी नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ लेता तो अन्नाईमुडी है, अन्नाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों में, और दूसरी सबसे ऊंची है नीलगिरी की डोडा बेटा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नाईमुडी 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है डोडा बेटा,
जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, और दूसरी पूछा तो यही आंसर है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं करेवा, द्वार, दोआब, दून। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को बोलते हैं दून। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, पाटली दून, कोटली दून, देहरादून। कई बार हमने चर्चा की है इस पर टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कभी कभी चर्चा में रहने वाला ग्लोबल गेटवे प्लान किस संस्था की पहल है? ब्रिक्स की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह या यूरोपीय यूनियन? ग्लोबल गेटवे प्लान ये यूरोपियन यूनियन की पहल है, यानी यूरोपीय संघ की। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी है, किस राज्य का है ये? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। डी है इसका आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना किस मंत्रालय की पहल है? विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल है। सी है इसका आंसर। देखिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना शुरू की है, तो सी है आंसर इसका। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध चित्र है बणी ठणी, इसका संबंध किस शैली से? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर डी। तो बणी ठड़ी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से निहल चंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है, तो किशनगढ़ शैली इसका नाम आंसर हो गया बणी ठणी का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली है। तो हिम तेंदुआ यानी ऐसी जगह ही पाया जाता होगा हिम तेंदुआ जहाँ बर्फ़ होती होगी, जैसे कि हिमाचल में आपको मिलेगा, उत्तराखंड में आपको मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा स्नो लेपर्ड। और ये स्नो लेपर्ड जो पहला संरक्षण केंद्र है वो है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और सट्टेबाजी जुआ राज्य सूची का विषय ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। और न्यायालय ने पाया कि लॉटरी एक जुआ गतिविधि है और सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतिविधियों पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है जो लॉटरी सहित सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति की हैं। सट्टेबाजी और जुआ एक प्रकार की व्यापक श्रेणी है, ठीक है, जिसमें घुड़दौड़ हो गई, व्हीलिंग हो गई और अन्य स्थानीय सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, यानी इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान के भाग 18 में निहित है और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मन संविधान से लिया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक निहित है। और संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों का निर्धारण करता है। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, दूसरा संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको स्टेट इमरजेंसी ही बोलते हैं, और तीसरा हो गया फाइनेंस इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो 352 है ये वाला, 356 है, 360 है। और भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का जो निलंबन है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं, वो जर्मन संविधान से लिया गया। तो दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। नंबर 16 पर आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कोयले और उसके प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, कौन सा इसमें सही होगा? एंथ्रेसाइट कोयला उच्चतम कार्बन सामग्री और सबसे कम नमी सामग्री। बिटुमिनस कोयला बिजली के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और लिग्नाइट कोयला सबसे कम कार्बन सामग्री और उच्चतम नमी सामग्री। देखिए, जिस कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होगा वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है, जो कि एंथ्रेसाइट कोयला है। उच्चतम कार्बन इसमें सामग्री होती है और सबसे कम नमी सामग्री होती है। तो पहला वाला सही सुमेलित है। सबसे कम कार्बन सामग्री लिग्नाइट कोयले में होती है और उच्चतम नमी सामग्री इसमें होती है, ये भी ठीक है। बिटुमिनस कोयला बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। अच्छा, भारत में पूछ ले, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा है? तो ये वाला कोयला भारत में सबसे ज़्यादा है, ये नहीं है। फिलहाल ये तीनों के तीनों सही हैं, सुमेलित हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो एंथ्रेसाइट कोयला सभी प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री के लिए जाना जाता है। आमतौर पर 86 से 95% तक इसमें कार्बन होता है। इसमें नमी की मात्रा भी सबसे कम है, जो इसे अत्यधिक कुशल और साफ जलने वाला कोयला बनाती है। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो दुनिया भर में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है। यह एक घना और अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा वाला कोयला है, जो व्यापक रूप से उपलब्ध और बिजली संयंत्रों में दोहन के लिए उपयुक्त है। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो सभी प्रकार के कोयलों में सबसे कम कार्बन सामग्री इसमें होती है, आमतौर पर 25% से 35% मात्र। इसके अतिरिक्त इसमें नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और अक्सर 35% से अधिक होती है। कम ऊर्जा सामग्री इसमें होती है और उच्च नमी सामग्री के कारण लिग्नाइट को निम्न गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। एक डिसीज है सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल रोग। बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, एक आनुवांशिक विकार है, कवक के द्वारा होता है। ये एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसीज है इसका आंसर। तो सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को प्रभावित करता है, जिससे वे विकृत और कठोर हो जाते हैं। ये असामान्य कोशिकाएं छोटी रक्तवाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे विभिन्न जटिलताएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? वियतनाम जो है ना, वियतनाम वो चीन, लाओस और कंबोडिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र, आसियान और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। तो 3-4 बातें यहाँ पर वियतनाम से रिलेटेड और दोनों के दोनों सत्य हैं। ए है इसका आंसर, मतलब सी है इसका आंसर। देखिए, वियतनाम जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और उत्तर में चीन के साथ लगता है, उत्तर पश्चिम में लाओस के साथ और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया के साथ अपनी सीमा साझी करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मेंबर है और 20 सितंबर 1977 को शामिल हुआ इसमें। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का भी सदस्य है, जो 28 जुलाई 1995 को शामिल हुआ था। इसके अतिरिक्त वियतनाम 11 जनवरी 2007 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मेंबर भी बना। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? शमसे सिराज अफीक, जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, मिनहाज सिराज। तबकात नासिरी मिनहाज सिराज की रचना है, लेकिन तारीख फिरोज शाही जो रचना है वो है जियाउद्दीन बर्नी की, बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत फारसी इतिहास पर तारीख फिरोज शाही एक पुस्तक है। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर अजय अंतिम प्रश्न है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अमरकंटक पठार, मैकाल पठार, मेघालय पठार या मालवा का पठार। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप आपको मिलेंगे अमरकंटक पठार में और मैकाल पठार में। तो ए और 3 इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। देखिए, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले के पंचपतमाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। उड़ीसा का कोरापुट जिला का क्षेत्र है पंचपतमाली। तो ये 20 प्रश्न थे। जीएस के मिश्रित प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। आरओ की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।